ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज डॉक्टर सादिक अली फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप वन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ऑफ स्टारलिंग कर्व्स। ठीक है, या इसको हम स्टारलिंग फोर्सेस भी कहते हैं, स्टारलिंग कर्व्स भी कहते हैं। एक्चुअली जो स्टारलिंग फोर्सेस है इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो कंट्रैक्शन है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू द एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर दैट इज प्रीलोड। अब देखिए इस टॉपिक का मतलब ये है, इफ दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज द पंपिंग चेंबर ऑफ द हार्ट एज वी डिस्कस बिफोर दैट इज कॉल्ड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इट्स मीन कि जब ब्लड आती है वेंट्रिकल के अंदर तो हार्ट की जो फीलिंग है वो किस में होती है, डायस्टोल में। वेरी गुड, व्हेन द हार्ट मसल इज रिलैक्स then the blood is coming into the ventricle and that condition is called ventricular diastole। अब ये जो ventricular diastole है इसके अंदर जब ब्लड ज़्यादा आता है तो हार्ट के जो मसल है वो स्ट्रेट ज़्यादा होंगे। इसका मतलब जितनी ज़्यादा लोड आएगी, जितनी ब्लड ज़्यादा आएगी, तो मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज कमिंग इनटू द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसको हम क्या कहते हैं, प्री लोड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा फिलिंग होगी उतना हार्ट के मसल मैक्सिमम फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगी। और जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी तो ब्लड जो है वो ज़्यादा निकलेगी एंड दैट विल फुलफिल द डिमांड ऑफ द बॉडी। इट्स मीन कि जो स्टारलिंग फोर्स है या जो स्टारलिंग फ्रैंक स्टारलिंग लॉ है वो ये बता रही है कि विद इन अ फिजियोलॉजिकल लिमिट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखते हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना है कि फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट द लिमिटेशन। अगर हम लिमिट को क्रॉस करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पैथोलॉजी। तो हमेशा याद रखें, अब फर्स्ट एड वर्ड ने ये मेंशन नहीं किया है बट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट जितना ज़्यादा प्री लोड होगा, जितना एट द एंड ऑफ डायस्टोल वेंट्रिकल के अंदर फिलिंग ज़्यादा होगी, उतना फोर्सफुली ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगी, बॉडी की डिमांड पूरी होगी। इसलिए जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के ऊपर, प्री लोड के ऊपर। ठीक है, अब जो कंडक्टिविटी है वो कौन कौन सी फैक्टर से बढ़ सकती है और जो कंडक्टिविटी है वो कौन कौन सी फैक्टर से कम हो सकती है। सो केटाकोलामीन इट्स मीन दैट एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन दे इंक्रीज कंडक्टिविटी बाय एक्टिवेटिंग बीटा 1 रिसेप्टर एट द हार्ट। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आयोनोट्रॉप्स मतलब दोज ड्रग विच इंक्रीज कैल्शियम इन द वेंट्रिकुलर सेल्स, मतलब ऐसे ड्रग जो कैल्शियम के सेल में कैल्शियम की लेवल को बढ़ाए, वेंट्रिकुलर सेल के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ाए, तो उसको हम पॉजिटिव आयोनोट्रॉप्स कहते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्योंकि कैल्शियम इज द इलेक्ट्रोलाइट विच हेल्प इन द कार्डियक कंट्रैक्शन। सो दोज ड्रग और दोज एजेंट which increase calcium in the heart cell that is called positive ionotropes. One of the drug is dobutamine, that is melirinon, ठीक है, and the most popular which is known drug that is called of digoxin। digoxin को हम digitalis भी कहते हैं और ये हम डिटेल से आगे फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। ये तीन ड्रग बाय हार्ट याद रखें, डूब्यूटामीन, melirinon and digoxin, they all can increase calcium inside the ventricular cell and they increase the contractility of the heart and they are positive ionotropes। अब आप लोग को मैंने बताया था कि अगर एक पेशेंट है उसकी जो हार्ट है वो इतना फोर्सफुली कंट्रैक्ट ना करे कि वो इतना ब्लड ना निकाले जिसकी वो बॉडी की डिमांड को पूरी करे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। प्लीज रिमेंबर, हार्ट फेलियर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट पंपिंग इज सो वीक दैट इट कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ द बॉडी। अब जब हार्ट फेलियर में हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ाएं तो वी कैन अप्लाई दीज ड्रग्स। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल कि कौन कौन सी इंडिकेशन हैं, फिर कौन कौन सी कंट्रा इंडिकेशन है। अब those condition which decrease conductility, the first one is called myocardial infarction, that is the functional loss of myocardium। एक्चुअली देखिए मायोकार्डियम के अंदर जब ब्लड की सप्लाई कम होती है, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियम इज सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरीज, दीज आर द कोरोनरी वेसल्स। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर ये कोरोनरी आर्टरी है या कोरोनरी वेसल है, अगर इसके अंदर जनाब कोई क्लॉट बन जाए या कोलेस्ट्रॉल प्लाक वगैरह बन जाए तो ब्लड की जो सप्लाई है आगे मायोकार्डियम की तरफ क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इन द ब्लड सप्लाई दैट इज वेरी वेरी डिक्रीज, तो दैट इज नोन एज इंजाइना। बट अगर ये ब्लड सप्लाई इतनी कम पड़ जाए कि वहाँ पे लोकल सेल की डेथ हो जाए देन इट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जब हार्ट की जो सेल है, मायोकार्डियम इज अ कंट्रेक्टाइल लेयर ऑफ द हार्ट, जब इसकी सेल की फंक्शन खराब होगी तो फिर वो हार्ट की जो कंट्रैक्शन कैपेबिलिटी है
वो कम हो जाती हैं। सो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है दैट इज लॉस इन केस ऑफ फंक्शनल लॉस ऑफ मायोकार्डियम। द क्लासिकल एग्जांपल इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। बीटा ब्लॉकर्स, दोज हु यूज बीटा ब्लॉकर, मतलब बीटा ब्लॉकर के अंदर हम फिर फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। उनमें से जो ड्रग है, वन ऑफ द ड्रग विच एक्ट ऑन कार्डियो सेलेक्टिव एंड एक्ट ऑन दी बीटा वन रिसेप्टर इन द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एटिनोलोल। ठीक है जी। तो जो एटिनोलोल है, दे बीटा ब्लॉकर है, ये हार्ट की जो रेट है उसको कम करेगी, हार्ट रेट कम होगी, तो इनडायरेक्टली हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो भी कम हो सकती है। We will discuss beta blocker in detail like propranolol, metoprolol, esmolol, carvedilol, labetalol. Those all we will discuss. Then non-dihydropyridine. प्लीज जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, अब देखिए जो ड्रग है ये पॉजिटिव आयोनोट्रॉप्स इसलिए है कि इन ड्रग्स की वजह से कैल्शियम की जो लेवल है वो हार्ट में बढ़ती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी एजेंट जो कैल्शियम की लेवल को कम करे या कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करे, उनको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या CCBs कहते हैं। अब ये जो ड्रग है CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दोज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विच प्योरली एक्ट ऑन द हार्ट, दैट इज नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन। और सम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विच एक्ट ऑन द ब्लड वेसल, उसको डाइहाइड्रोपिरिडिन कहते हैं। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट पे काम करते हैं उसमें वेरापामिल है, डेल्टियाजम है, ठीक है, और हार्ट फेलियर एटसेल। क्योंकि हार्ट फेलियर मैंने बताया था कि इसमें जो कार्डियक आउटपुट है वो कम होती है, तो उसमें डेफिनेटली जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो भी वीक होगी। तो द cardiac output will not that much enough which fulfill the demand of the body. Therefore, in heart failure we will give positive ionotrophs. तो इस पूरे टॉपिक का मतलब ये है कि जितना प्रीलोड ज़्यादा होगा, जितना वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, लेकिन ये चीज़ भूलने वाली नहीं है कि एवरीथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट विल बी इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। अगर हम प्रीलोड को नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो हार्ट है वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट होगा, जिसकी वजह से डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी हो सकती है, वो फिर एबनॉर्मेलिटी है। तो विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट जितना ज़्यादा प्रीलोड होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी, कार्डियक आउटपुट होगी जो बॉडी की डिमांड को पूरी कर सकेगी। ये फैक्टर पॉजिटिव आयोनोट्रॉप्स है और दीज आर नेगेटिव आयोनोट्रॉप्स। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट वाई एक्सिस पे लिखा है, और जो प्रीलोड है विच इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वो एक्स एक्सिस पे डाला है। इसका मतलब यह है कि जितना प्रीलोड बढ़ाएंगे उतना ही, अब देखिए अगर आप प्रीलोड इतना रखें, दिस इज प्रीलोड, तो इसके सामने अगर आप जाएं, सो दिस विल बी द नॉर्मल, फॉर एग्जांपल कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट इधर तक आती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी की डिमांड बढ़ती है, तो फिर हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा होता है, तो फीलिंग ज़्यादा होती है, इसलिए जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ता है एक्सरसाइज के साथ, और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट है उसको पहले से जनाब क्या है, हार्ट फेलियर है, द पेशेंट विद हार्ट फेलियर, तो उसकी जो कार्डियक आउटपुट है, ये जो रेड कलर की लाइन है, इट शोज दैट द कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज इन केस ऑफ अ पेशेंट हैविंग हार्ट फेलियर। क्योंकि हार्ट फेलियर इज वन ऑफ द काज ऑफ डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और इसका वजह भी ये है कि जब कंट्रैक्टिलिटी कम होगी, कार्डियक आउटपुट कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम ऐसा ड्रग दें जिससे हम कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा सकें। सो दैट इज, ये जो लाइन है, अब ये जो रेड कलर की लाइन है यहाँ पे इसलिए आ गई है ये वाली, क्योंकि हार्ट फेलियर की पेशेंट को हमने क्या दिया है, पॉजिटिव आयोनोट्रॉप्स, एंड दोज ड्रग which increase the cardiac contractility, that is called positive ionotrophs. So this is what called Starling curves relation with the stroke volume, cardiac output, and end diastolic volume. So hope it makes sense, and these are important one for the exam point of view. So everyone should know about these concept. अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ which is again very very important one, that is called resistance, pressure and flow of the blood। ये तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक किस्म की, जनाब उर्दू में लेमन वर्ड में इसको हम कहते हैं रुकावट। एनीथिंग विच resist the flow of the blood, that is called a resistance। या एनीथिंग विच अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड, जो फ्लो ऑफ द ब्लड के अगेंस्ट हो, उसके खिलाफ, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए जो फ्लो रेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वो हम क्यों से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने रेजिस्टेंस याद रखनी है। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ड्राइविंग प्रेशर डिवाइड बाई दैट इज फ्लो रेट विच इज इक्वल टू विस्कोसिटी, लेंथ एंड रेडियस। ये जो पाई R4 है दैट शोज ऑफ रेडियस।
अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों ने यहाँ से गेट करना है। नंबर वन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी की। फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये लेंथ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन कि जितना हम लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जितनी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की फॉर एग्जांपल एसोसिएशन हमारे पास रेडियस के साथ करें, तो याद रखना है कि रेडियस के साथ जो रेजिस्टेंस की एसोसिएशन है वो क्या है, वो इनवर्सली है। इसका मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगी, रेडियस कम होगी। रेडियस से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज द आर्टरी, ये एक आर्टरी है, आप लोग एग्जांपल ले लें, दिस इज वन ऑफ द आर्टरी। और एक आर्टरी जो है यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दिस अनदर आर्टरी, दिस स्मॉल आर्टरी। अब देखिए दोनों में फ़र्क ये है कि ये आर्टरी जिसकी ल्यूमेन अंदर से ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि रेडियस ज़्यादा है। क्योंकि जब रेडियस ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन जब एरिया कम है, रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस कम है, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो प्लीज़, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की मिसाल हम इस तरह लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो विस्कोसिटी है बॉडी की, मतलब विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, मतलब गाढ़ापन जिसमें ऐसा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्लोजली बॉन्डेड हो और वो उसकी थिकनेस मेंटेन करें, उसको विस्कस फ्लूइड कहते हैं। विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन द हेमेटोक्रिट। प्लीज रिमेंबर, अब हेमेटोक्रिट क्या है, हमारे पास जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है उसमें जो आरबीसी की रेशो है, फॉर एग्जांपल विद इन द ब्लड द रेशो ऑफ आरबीसी दैट इज नोन एज ऑफ हेमेटोक्रिट। तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा के अंदर जितना आरबीसी पाया जाता है उसको हम हेमेटोक्रिट वैल्यू कहते हैं, जो अबाउट एक हेल्दी पर्सन का 45% होता है। तो ये कहते हैं जब हेमेटोक्रिट बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड मोस्टली ऑन द हेमेटोक्रिट वैल्यू। अब विस्कोसिटी बढ़ेगी कब और विस्कोसिटी कब कम होगी, वो तो डेफिनेटली पता है। अगर हम कम की तरफ जाए तो आरबीसी कम होंगी, तो एचबी लेवल कम होगा, तो ब्लड जो है वो थिन होगा, थिक नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा, अनीमिया। तो जब अनीमिया होता है, ब्लड थिन होता है, तो उसकी जो फ्लो है वो तेज होगी, तो उसमें जनाब विस्कोसिटी कम होगी। तो जब फ्लो तेज होगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी कम होगी, क्योंकि विस्कोसिटी डिक्रीज तो देयर विल बी डायरेक्टली डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो अनीमिया की पेशेंट में जो फ्लो है ब्लड की वो ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस, दैट इज हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे पॉलीसाइथीमिया की बात करें, अब पॉलीसाइथीमिया क्या है, इन अप्रोप्रिएट अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो उसकी वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जो पॉलीसाइथीमिया वीरा का पेशेंट है, पॉलीसाइथीमिया हम हेमाटोलॉजी में पढ़ेंगे, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी वी विल डिस्कस दोस्त। तो पॉलीसाइथीमिया के अंदर होता यह है, जब ब्लड बहुत गाढ़ा होता है तो ब्लड स्टेसिस के चांसेस होते हैं, फिर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलती, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, इंक्रीज रिस्क ऑफ सेरेब्रल हेमोरेज, इवन देयर इज क्लॉट्स फॉर्मेशन। तो इसमें विस्कोसिटी बढ़ेगी क्योंकि ब्लड की जो फ्लो है वो स्लगिश होगी, कम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और हाइपर प्रोटीनेमिक स्टेट, प्लीज रिमेंबर, जो हाइपर प्रोटीनेमिक स्टेट है उसके अंदर भी विस्कोसिटी बढ़ती है। अब देखिए हमारे पास बॉडी के अंदर कुछ इम्यून सेल्स हैं, उनमें से एक जो पॉपुलर सेल है दैट इज बी सेल, इसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब एक्चुअली जब बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में बनता है तो इट गेट मेच्योर्ड, और जब मेच्योर्ड होता है, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर, if B cell get matured after the formation, then that is known as plasma cell। तो आज के बाद रिमेंबर, प्लाज्मा सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द बी सेल। तो बी सेल जो है इसकी मेच्योर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल। दिस प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हिच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन। अब कभी कभार बोन मेरो के अंदर इसी प्लाज्मा सेल की मेलिग्नेंसी होती है, कैंसर होती है, एंड कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल इज नोन एज मल्टीपल माइलोमा। So what is multiple myeloma? It is a malignancy of plasma cell which is characterized by inappropriate antibody production। और जितनी एंटीबॉडीज बढ़ेगी तो एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो हाइपर प्रोटीनेमिक स्टेट होगी, जिससे विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो विस्कोसिटी मोस्टली हेमेटोक्रेट पे डिपेंड करती है, लेकिन विस्कोसिटी तब बढ़ती है या जो प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो, स्पेशली इन मल्टीपल माइलोमा, या जनाब हमारे पास क्या हो, पॉलीसाइथीमिया हो। और जब पूरी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, विस्कोसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। ठीक है, देखें यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ वेसल इन सीरीज।
अगर हम इस तरह फॉर एग्जांपल एक वेसल ले लें, दिस इज फॉर एग्जांपल द वन वेसल, ठीक, ये एक वेसल है। फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर वेसल। वैसे जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक और वेसल है, दिस इज द अनदर वेसल। और ये सारे वेसल हम एक दूसरे के साथ एक लाइन में कनेक्ट करें तो फ्लो जो है, यहाँ पे जो ब्लड की फ्लो है वो इस तरह जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम वेसल को सारे एंड टू एंड कनेक्ट करें तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी। इसका वजह क्या है, जितनी वेसल एक दूसरे के साथ ज़्यादा इस तरह वन टू वन एंड टू एंड पड़ी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेसल की जनाब लेंथ है। तो हमने कहा था जितनी लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ वेसल इन सीरीज, सीरीज का मतलब कि R1 to R2 and R3। इसका मतलब यह है कि resistance in one vessel with resistance in second and third, that will be increased because in series length is increases तो resistance will be increases। अब आते हैं total resistance in vessel in parallel। अगर आप यहाँ पे ब्लड को जोड़ दें और आपने वेसल को इस तरह एक यहाँ पे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अप डाउन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये एक हमारे पास यहाँ पे है, तो मतलब जो फ्लो है वो जब इधर आती है तो कुछ ब्लड इधर शिफ्ट होगी, कुछ इधर होगी और कुछ इधर होगी। तो जब एक साइड पे सारी ब्लड नहीं जाएगी तो रेजिस्टेंस के चांसेस कम होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये हमेशा डिक्रीज होती है। तो रेजिस्टेंस इन अ वेसल बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेंथ there will be increases, but resistance in vessel which are in parallel because one flow can divert into multiple sides, their resistance is of decreases। ठीक है। कैपिलरी हैज हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी जो फ्लो वेलोसिटी है वो कम होती है, नॉट इम्पोर्टेंट। और जो प्रेशर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आर्टीरियल अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब सवाल ये है कि जो आर्टीरियोल है वो छोटे आर्टरीज होती है। मतलब आर्टीरियोल अगर आप लोग यहाँ से ले लें, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल आर्टरीज, इसकी डायमीटर बहुत छोटी होती है, तो दे ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो एंड दे मेंटेन द टीपीआर। तो प्लीज रिमेंबर एग्जाम क्वेश्चन कि टीपीआर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज अकाउंट फॉर द आर्टीरियोल। वेन्स जो है उसमें क्या होता है, जो देखिए वेसल्स होती है उसमें तीन लेयर्स होती हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब सवाल यह है, जो आर्टरीज है वो थिक वेसल्स होती है, उसकी ट्यूनिका मीडिया थिक है। जो वेन है वो थिन वेसल होती है क्योंकि उसकी ट्यूनिका मीडिया वो थिन है। तो वेन इज अ रिजर्वायर वेसल और आर्टरी जो है वो प्रेशर वेसल है। इसलिए हम जब भी बीपी मेजर करते हैं तो हम आर्टरी के अंदर, और जो वेन है दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द ब्लड स्टोरेज कैपेबिलिटी। देखिए कि अगर एक बंदा है उसकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है तो उसका 4 लीटर ब्लड जो स्टोर होता है वो किसके अंदर होता है, वेन के अंदर। तो जो आर्टरी है वो हाई प्रेशर है और जो वेन है वो हमारे पास लो प्रेशर वेसल होती है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे देखिए एक दो चीज़ें हैं कार्डियक एंड वस्कुलर कर्व के बारे में, दो तीन बातें क्विकली हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। एक्चुअली जो कार्डियक और वस्कुलर फंक्शन है इसका मतलब यह है कि हार्ट और ब्लड वेसल इसकी कर्व्स क्या है, ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब यहाँ पे कार्डियक आउटपुट है और ये राइट एट्रियल प्रेशर है। रैप का मतलब होता है RAP, राइट एट्रियल प्रेशर, दैट इज इनडायरेक्टली शोज द प्रीलोड। इसका मतलब यह है कि हार्ट के अंदर जितना ब्लड आता है टुवर्ड द एंड ऑफ डायस्टोल उसका अपना एक प्रेशर होगा, चाहे वो एट्रिया में हो चाहे वो वेंट्रिकल। तो यहाँ पे एट्रियल प्रेशर इज इक्वल टू वेंट्रिकुलर प्रेशर और यहाँ पे रैपिड एट्रियल प्रेशर इज इनडायरेक्टली शोज द प्रीलोड। आप लोग जब गाइट एंड हॉल पढ़ते हैं वहाँ पे फिजियोलॉजी में दैट इज प्रीलोड। अब सवाल ये है, ये कार्डिक आउटपुट है वाई एक्सेस पे और यहाँ पे एक्स एक्सेस पे प्रीलोड है जिसको रैपिड आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप प्रीलोड बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे देखें इस लाइन को, तो कार्डिक आउटपुट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखें, लेकिन अगर आप एक बंदे को आयोनोट्रोपी, इसका मतलब आप ऐसा ड्रग देते हैं जिससे आप कंट्रेक्टिलिटी बढ़ाएं, हार्ट रेट बढ़ाएं, कंट्रेक्शन बढ़ाएं, लाइक जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, केटाकुलामीन है, डूब्यूटामीन है, मेलिरिनोन है, डीजॉक्सिन है, तो उन सब के अंदर जो कंट्रेक्टिलिटी है वो मजीद बढ़ेगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि इन सब का काम हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ाना है तो डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप दूसरे साइड पे आयोनोट्रोपी को कम करेंगे, कंट्रैक्शन कम करेंगे, like heart failure, reduce ejection fraction is the index of ventricular contraction, narcotic word dose, sympathetic inhibition mean beta blocker। तो उससे क्या होता है कि जो कंट्रैक्शन से वो कम हो जाती है। ये सारी वो चीज़ें हैं
कि anything which increase contraction of the heart, that is positive ionotropics, they will increase cardiac output, और जो नेगेटिव ionotropics हैं वो डिक्रीज करेगी कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, अगर एक पेशेंट है, आप उसको जनाब क्या देंगे, ज़्यादा फ्लूइड देंगे। अब देखिए हार्ट को जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, अपर पार्ट से, सुपीरियर वीना केवा, और जो लोअर पार्ट है वो इंफीरियर वीना केवा। अब इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो ये है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप लोगों ने यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि देखिए ये वीनस रिटर्न है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, फ्लूइड ज़्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, फ्लूइड कम होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगी। अब उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब देखिए इन तीनों कर्व्स को हमने अभी एक्सप्लेन करना है तीन वर्ड्स में। जो कार्डियक फंक्शन कर्व है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आयोनोट्रॉपी, वीनस रिटर्न एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आयोनोट्रॉपी के लिए अगर हम बढ़ाएंगे तो कैटाकोलामीन है, डूब्यूटामीन है एंड मेलरिनोन, दे इंक्रीज contraction, they are positive inotropic, and heart failure, reduce ejection fraction, narcotic overdose, they decrease contraction, they can cause negative inotropic. Venous return अगर आप बढ़ाएंगे, change in circulating volume, अब एक पेशेंट है आप उसको बाहर से फ्लूइड दे रहे या उसका सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो उससे वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप वीनस रिटर्न कम करेंगे, वीनस रिटर्न कब कम होती है, एक्यूट हीमोरेज के अंदर, जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उसमें वीनस रिटर्न कम, तो इससे भी जनाब बीपी कम हो जाती है तो कार्डियक आउटपुट कम। लेकिन अगर आप टीपीआर को चेंज करेंगे, देखिए वेजो प्रेशर देंगे, टीपीआर जो है ना ज़्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट कम है, लेकिन अगर टीपीआर कम होगी तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होती है। ये सारी की सारी जनाब तीन चीज़ें हैं, कार्डियक फंक्शन कर्व विद वस्कुलर कर्व, याद रखिए तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। One is ionotropy, venous return, and another is the most important, that is called the total peripheral resistance. तो ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, कि अभी हमने ये डिस्कस की है, आखिर में देखिए ये चीज़ बता रहे, changes often occur in tandem and may be reinforcing exercise increase ionotropy and decrease TPR to maximize the cardiac output। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या करता है, वो आयोनोट्रॉपी को बढ़ाते हैं। कंट्रैक्शन इसलिए बढ़ती है कि इतना ज़्यादा हार्ट पंप करे कि वो बॉडी के मेटाबॉलिक डिमांड को पूरी करें। लेकिन सेकंड साइड पे देखें तो टीपीआर कम करें ताकि हार्ट ज़्यादा इजेक्ट करें और ब्लड आगे जाए। और हार्ट फेलियर के अंदर आयोनोट्रॉपी कम होती है, फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होगा तो प्री लोड जो है वो भी ज़्यादा होता है टू मेंटेन दी कार्डियक आउटपुट। So these are the three things which is very very important in the heart. So this is what all about today topic. Inshallah we will discuss the new topic in another tutorial. Thank you.